चलिए, तो जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि भैया देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी कहानी कहां से ये चालू हुआ। अगर इसकी ऑप्शन में डेट पूछी जाती है, कभी आपको क्वेश्चन आता है कि आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 है ये। ठीक है, 1935 1 अप्रैल, ये स्टैब्लिश डेट है इसकी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आरबीआई का एक्ट क्या है, तो समझ जाइएगा ये 12th लेवल नहीं है कि आपको डायरेक्टली एक ही चीज पूछेगा और एक ही चीज पढ़ाई गई है। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक्ट की डेट क्या है और स्टैब्लिश कब हुआ, ये डेट क्या है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो स्टैब्लिश डेट अलग है, क्योंकि एक्ट बन गया था 1934 में। अंग्रेजों के जमाने में ये बैंक रन किया जा रहा था, सबसे बड़ा बैंक था, जो एक प्राइवेट सेक्टर था, जिसको रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको आरबीआई बनाकर इसको पूरा कंट्रोल दिया गया, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट लेवल पे अपने हिसाब से ऑपरेट हो रहे थे, सब अपने मन की कर रहे थे। जिसको जितना इंटरेस्ट लगाना उतना लगा रहे हैं, जिसको अपना हिसाब जो रखना वो रखेंगे। बैंकों ने लोगों को लूटना भी चालू कर दिया, कुछ बैंक बंद होकर भाग गए, पैसे लेके भाग गए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने आरबीआई को बनाया। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस आरबीआई ने क्या किया, सारे बैंकों को अपने कंट्रोल में रखा और बोला हमारे रूल्स और रेगुलेशन तुम्हें सुनने पड़ेंगे, हम जो बोलेंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आरबीआई आया। स्टार्टिंग में जब अंग्रेजों ने इस बैंक को बनाया था आरबीआई को, तो ये बन गया था कोलकाता में। इसका जो हेड ऑफिस था वो कहां था, कोलकाता में। लेकिन इसको शिफ्ट किया गया 1937 में। फिर तो मैं बोल रहा हूं ईयर एंड डेट, आरबीआई की हिस्ट्री याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे, इसलिए जितना रिवाइज करोगे नोट्स में आप लोग को बार बार दिया रहेगा, लेकिन आप लोग सुनना। आरबीआई का मेन जो ऑफिस था कोलकाता में, उसको वापस से मुंबई में शिफ्ट किया गया 1937 पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसे जमा करने वाले लोग, लोन लेने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग थे, वो हमारे इंडिया में मुंबई में। तो पहला स्टॉक एक्सचेंज भी हमारा वहीं पर आया था, ठीक है, और बैंक भी वहीं आया, क्योंकि ये सीधी सी बात है, जो लेन देन ज्यादा हो रहा था वो यहां पर हो रहा था। ठीक है, अब आरबीआई के बारे में जान रहे हैं, तो अब आरबीआई की और भी चीजें समझ लें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये है कि भैया इसके रेट्स के बारे में। इसके रेट्स के बारे में बोला गया, ये अब हमेशा जब भी कोई डेटा देता है, तो अब एक एज अ सीएस, एक कंपनी सेक्रेटरी, देखो सारे लोग सीएस हो भी नहीं पाते, बन भी नहीं पाते, वही लोग पहुंच पाएंगे जो इतनी मेहनत कर पाएंगे। अब मेहनत क्या है, क्योंकि आपको अपडेट रहना है इस लेवल पे कि आप जो गूगल पे भी सर्च करते हो ना, तो उसकी डेट्स को देखा करो। हम लोग कई बार, अभी तो दुनिया कैसे चल रही है, गूगल पे जो आ गया, यूट्यूब पे जो आ गया वही सही है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप लॉजिकल चलते हो। कैसे कि उन्होंने बोला ये पॉलिसी रेट एज पर द March 3, 2022 का है। क्या ये बात समझ रही है? क्योंकि अगर मैं आपको रिसेंट बताऊं तो फिर चेंज हो गया। ठीक है, तो आपके लिए क्या हो गया, मुश्किल क्यों हो रही है? अब आपके नोट्स में तो ये है, क्वेश्चन आएगा तो आप अगर आप ये रेट लगाते हो तो आप गलत हो। ये बात समझ में आ रही है? क्यों गलत हो? क्योंकि करंट अफेयर ये नहीं सिखाता कि आप नोट से पढ़कर जाओ पेपर दे दो। करंट आपको ये सिखाता आप कितने नॉलेजेबल हो और कितना रिसेंट याद है आपको। आप लोगों ने सुना था, अभी न्यूज़पेपर में आया था, रेपो रेट चेंज हुआ, अभी 4.90 हो गया है। मेरे ख्याल से यही बस पढ़ रही है, बाकी लोग क्या? भैया प्रभु रिक्वेस्ट है मेरी, नहीं निकलेगा अगर आपने पेपर पढ़ना छोड़ दिया तो। पेपर पढ़ना चालू रखो, फ्रंट पेज बस पढ़ लो, काफी है, उसी में आपको कवर हो जाएगा। चलिए, तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, भैया ये रेट तो हमने बहुत सुना, ये पॉलिसी रेट क्या होती है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, अभी मार्जिनल क्या है, ये बैंकिंग रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, भैया ये सब तो पता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या? तो चलो बच्चों इसके बारे में सीखते हैं पहले। तो बेसिक चीजों पर समझाता हूं कि कैसे, ये बहुत सरल लैंग्वेज में समझिए। आरबीआई जब भी कोई न्यूज बोलता है कि भैया मेरी एक न्यूज आई, अब न्यूज आया, आरबीआई जब भी न्यूज का कॉलम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके हेडिंग को पढ़िएगा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि वो अंदर जाके तुमसे डिटेल नहीं पूछते। अगर उसने ये पूछ लिया ना कि आरबीआई का सीआरआर रेट इन 2002 में कितनी बार बढ़ा, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसी तैसी हो जाएगी, तो बोलोगे अरे भैया क्या पूछ लिया। बेटा ये यूपीएससी में पूछा जाता है, करंट अफेयर हर जगह, बैंकिंग में भी पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी दे रहे हो उसमें पढ़ना पड़ेगा, क्लैट का एग्जाम दोगे तो पढ़ना पड़ेगा, अब सीएस का दे रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो लोग तुमसे ऐसा नहीं पूछते, तुम्हें कैसा पूछेंगे, ऊपर ऊपर। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, ठीक है,
अगर उनने कुछ ऐसा चीजें पूछना चाहिए, क्योंकि आप किसी यूपीएससी वाले के घर में जाओगे ना, जब वो तैयारी करते हैं, उसके कमरे में जाकर देखना, उसके ना ऐसे ऐसे पोस्टर लगे रहते हैं, यहाँ पर पॉलिसी रेट लगे हुए, यहाँ आरबीआई के लगे, यहाँ स्टॉक मार्केट के लगे, यहाँ पर सेबी क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, सब छपा रहता है ऐसे पूरे घर में, क्योंकि उसको बार बार वही वही देखते रहना चाहिए, तब जाके उसका पेपर निकलता है। आप लोग को इतना नहीं जाना, आपको बस हेडिंग पे रहना है, सोच कर देखो कितना रिलीफ है, अंदर नहीं जानना है भैया, बस हेडिंग। आप लोग का करंट अफेयर देख के वो लोग हंसते हैं, बोलते हैं बे ये तो सब्जेक्ट का बस इंडेक्स दिखा रहे हो तुम, इतना ही में, बस इतना ही रखना है, तो अपन को चाहिए भी नहीं, हमें तो पास होना है बस, टेंशन नहीं, निकल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो फरवरी 2020 का ये आपको डेटा मिल रहा है अभी, तो फिलहाल इसके लिए मैं बिल्कुल वो नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूं कि ये होता क्या है। अब पॉलिसी रेपो रेट कभी हमें सुनने को आया, भैया ये क्या है? पहले तो एक आपको बात समझनी पड़ेगी, बैंक जो है या आपके फंड को यूज करता है, आप बैंक को जाकर पैसा देते हो, बैंक इस फंड को क्या करता है, किसी बिजनेसमैन को लोन देता है, ठीक है, तो उनसे इंटरेस्ट लेता है। आप जा तो अपना पैसा लेते हो, बोलते हो ये लो सेविंग अकाउंट में रख लो, आप बोलते हो कितने रुपए दोगे अगर हम साल भर पैसा नहीं निकालेंगे? उन्होंने बोला 3%। आपने बोला मैं 1 लाख रुपए जमा करूंगा और आपको साल के अंत में मेरे को कितना दोगे? 3%। आप बोलते हो अच्छा, अगर मैं एक बार में 10 लाख रुपए जमा कर दूं और 5 साल तक ना निकालू एफडी, तो कितना दोगे? उन्होंने बोला 6%। ठीक, अब बैंक के पास ये नहीं है कि वो पैसे छाप ले, है ना, वो आप ही के पैसे को क्या कर रहा है? चैनलाइज कर रहा है, तो आपके पैसे को क्या करता है? लोन दे देता है। अब बिजनेस को क्या करता है? लोन बांटता है। अब लोन बांटता है तो क्या करता है? उससे लेता है 15%। इन सारे खेल में ये मैंने आप लोगों को पूरा बताया हुआ खेल कैसा चल रहा होता है, तो आपको इतना समझने की कोशिश करनी है कि इस सारे खेल में क्या हुआ। एक तरफ हो आपने अपना पैसा जाकर बैंक को दिया, बैंक ने पैसा जाकर किसको दिया? बिजनेसमैन को दिया। आपको मिला 3% अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो तो, और बैंक आपके पैसे को क्या करता है? इनको लोन देता है। अब इनको लोन देता है तो इनसे लेता है कितना? 10%। 3% वो तुम्हारे पैसे का तुमको दे देता है, बाकी 7% किसके पास? बैंक के पास। बैंक की कमाई ऐसे चल रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसका खुद का नोट वोट छापने का कोई धंधा नहीं है। अब आगे देखते हैं भैया, बैंक अगर अपना पूरा पैसा लोन में बांट देगा तो कल को अगर मैं उसके पास पैसा लेने जाऊंगा तो उसके बाद तुरंत में तो पैसे ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। एक तरीके से कुछ लिक्विड तो इनके हाथ में होना चाहिए, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसी को तो कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है इनके पापा। टेन टेन टेन। क्या ये बात समझ आ रही है? आरबीआई इसीलिए तो आया है कि बेटा जी जो भी करोगे मेरी नजर में है, टेंशन मत लेना। आरबीआई देख रहा है कि बैंक क्या कर रहा है। अब भाई बैंक को बोला गया कि सुनो, तुम्हारे पास जनता का जितना पैसा है इनका तुम मिस यूज नहीं करना। मिस यूज नहीं करना मतलब? फिर बोल रहा है कि भैया इनको तुम ज्यादा लोन मत बांट देना। बोला नहीं करना, क्यों? बोला कि भाई तुम लालची मत हो जाना। बोला क्या दिक्कत है तुमको? बेटा तुम्हारा कुछ पैसा हमारे पास भी सेफ्टी के तौर पे जमा रहेगा। मैंने क्या बात कर रहा है, बैंक चलाना मुश्किल कर देगा तू तो। बैंक इज बिजनेस। तुम लोग कई बार सोचते हो बैंक गवर्नमेंट की एक तरीके से तुम्हें फ्री सर्विस मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। कोई फ्री सर्विस नहीं है तुम्हारे लिए। बैंक एक बिजनेस है, तुम भी चाहो तो बैंकिंग बिजनेस खोल सकते हो। सिर्फ 10 लोग की जरूरत है मिनिमम। एक बैंक कंपनी रजिस्टर्ड करो, वो हुई एक कंपनी है, उसके भी शेयर इशू होते हैं, उसको भी मार्केट में आप देखेंगे एसबीआई के शेयर, यस बैंक के शेयर आपको दिख जाएंगे मार्केट में। वो भी जनता के पैसे से बनाई गई है, और वहां पर क्या होता है? यही काम चलता है, पैसा लाओ और पैसा दो। तुम अगर रिस्क नहीं लेते हो इसलिए बैंक में जाके जमा करते हो ताकि बैंक तुम्हें चुका ही देगा। अब समझना ये सारा खेल कौन चला रहा है? आरबीआई। क्यों? क्योंकि भाई कल को बैंक भागा तो पकड़ सके वो, आरबीआई उनको पकड़ेगा, वो बैंक को या टेक ओवर कर लेगा, उनको देखेगा इनके पास कितना पैसा है या नहीं, कितना रखा है कि नहीं, ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि पॉलिसी रेपो रेट एक ऐसी चीज है जो बताया गया कि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है जब बैंक के पास पैसे नहीं बचते। बैंक के पास पैसे नहीं बचते, क्या बात करो भैया, जनता तो पूरा पैसा ले जाके देती है, लेकिन वो तुम्हारे पैसे को किसी को हाउस लोन पे, किसी के बिजनेस लोन में, किसी के कार लोन में उनको पैसा दे देती है। बात समझ में आ रही है? अब ये होने से क्या होता है? बैंक का लिक्विडिटी खत्म हो जाता है। अब मान लो दिवाली आ गई, तुम सब चले गए बैंक, ये पैसा दो पैसा दो पैसा दो, बैंक के पास पैसा है क्या? अब बैंक क्या करता है? भाई वो तो गया काम से। अगर ऐसा हुआ तो होता क्या है? बैंक दौड़ते हुए भागता किसके पास? ये बिल्कुल ऐसा है, ताहिमाम ताहिमाम, हे प्रभु आरबीआई
मुझे कुछ पैसे दे दो। बैंक बोल आरबीआई बोलता फिर तुमने पूरा पैसा बांट दिया? बोले हाँ। बोले क्यों बनते हो इतने लालची? इंटरेस्ट कमाने की लालच में तुम जनता का पैसा सबको लोन दे दोगे? कुछ पैसा तो अपने पास रखो, एटलीस्ट 30% तो रखो, 70% लोन बांटा करो। कितनी बार समझाया तुम्हें? बोलता सर अभी तो दे दो, क्योंकि जनता पैसे मांगेगी, मैं दे नहीं पाऊंगा तो अल्टीमेटली ये बात पब्लिक में फैल जाएगी और फिर मेरी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और लोग मेरी बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे और सारे लोग अपना पैसा निकालने लगेंगे, और जिसमें से 70% तो मैं लोन बांट आया हूं, मैं अपनी जेब से दूंगा क्या? आरबीआई क्या बोलता है, ये खबर मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, चिंता मत कर, क्योंकि तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तू गया तो साले मैं भी गया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आरबीआई क्या बोलता है, बच्चे चला मेरे भाई, वो बच्चा ही उसका बैंक है ना, तो बच्चे चल कितना पैसा चाहिए तेरे को? बोला भैया बस 500 करोड़ दे दो, हो जाएगा। अब बैंक मांग रहा तो भाई सीधी सी बात है ना, छोटी मोटी रकम नहीं आएगी, 10-20 रुपए या 2,000 2-5 लाख, उनका काम सीधे बड़ा। तो भाई बैंक बोलता है भैया कितना चाहिए? आरबीआई ने बोला कितना चाहिए? बोला 500 करोड़। बोलता 500 करोड़ मैं तेरे को दे रहा हूं। बैंक बोलता है स्वामी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? बोलता है वो सब छोड़, 5.15% के हिसाब से दे रहा हूं। बैंक बोलता है कितने निर्लज हो आप हमें पैसे दे रहे हो और बाद में मुझसे इंटरेस्ट लोगे? अरे मैं तो जनता के लिए ले रहा हूं। बोलते तो गलती किसकी? बात समझ आ रही है? तुम्हारी गलती है ना कि तुमने जनता का पैसा पूरा बांट दिया। अब आए हो तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, तो 500 करोड़ लेकर जाओ और इसको चुकाओ। टाइम दिया 14 दिन से ज्यादा नहीं, 2 से 14 दिन के लिए मिलता है ये लोन। सोच कर देखो, ऐसा कभी लोन सुना है तुमने? सिर्फ 2 से 14 दिन के अंदर। कभी आपने मतलब इसके बारे में सुना नहीं, क्योंकि ये मतलब मनी मार्केट का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, जो आप बहुत जल्दी लिक्विड आपको प्रोवाइड देता है। बैंक को तुरंत में मिल गया पैसा। अब आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे, है ना, आरबीआई ने बैंक को दिया, एरो बनाया हुआ मैंने प्रॉपर, तो 5.15% पे मिला। अब आते हैं रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व लग गया भाई, अभी आपने रेपो रेट पढ़ा, अब आप जा रहे हो रिजर्व रेपो रेट। अब ये रिजर्व रेपो रेट क्या बोलता है? रिवर्स या रिवर्स एक ही बात है ना। अब ये रिवर्स क्या है? अब भाई रिवर्स कैसे हो गया यार? अब उल्टा हो रहा है कुछ। क्या उल्टा हो रहा है? अब उल्टा ये हो रहा है, बैंक ने जब क्या करता, बैंक पैसा लेता है, जनता से पैसा लेता है। अब जनता ने पैसा दिया, बोला मैं एफडी कर रहा हूं, मुझे 5% चाहिए। किसी ने बोला मैं मेरा सेविंग अकाउंट में रख रहा हूं, मेरे को 3% लग रहा है। तो बैंक क्या बोल रहा है कि यार मैंने पैसा तो ले लिया, लेकिन कोई लोन लेने नहीं आ रहा है। एक बार सिचुएशन समझो क्या हो रहा है। बैंक बैठा है, बोले यार पैसे तो आ गए यार, लेकिन बैठे बैठे थोड़ी ना पैसा डबल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि उसको बैंक में रखे रहेगा, अगरबत्ती जलाता रहेगा तो अपने आप पैसे आ जाएंगे, उसमें बढ़ जाएंगे? नोट अंडे नहीं देता भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा। बैंक को दिमाग में हमेशा ये चलता किसको लोन दे दूं, किसको लोन दे दूं, यही चलता रहता। अब भाई बिजनेस ठप चल रहे हैं, कोई लोन नहीं ले रहा, कोई कार नहीं खरीदा। कोविड के टाइम पे ऐसा हो गया था, है ना, कोई कार नहीं खरीदा, कोई घर नहीं खरीदा, कोई लोन ले ही नहीं रहा। बोलो भैया जिंदगी जी लें, यही बढ़िया है, जिंदा रहेंगे तो फिर सब चल जाएगा, कहां से लोन ले लें? जब लोग लोन लेना बंद करते तब ये होता है कि भैया कुछ उल्टा होने वाला है, इसलिए इसको रिजर्व बोला जाता है, या रिवर्स बोल रहे हैं ना, मतलब रिवर्स बोल रहे। रिवर्स रेपो रेट आपको उल्टा पड़ने वाला है। बॉस ये क्या होने वाला है? मतलब बैंक पैसा लेके बैठा हुआ है, तुम 1 साल का इंतजार कर रहे हो, 1 साल हो जाए मैं बैंक से जाकर इंटरेस्ट लेकर आऊंगा। किसी ने तो एफडी कर रखी, तो 5 साल तक वो मेरे से पैसा ले रहे हैं, 5-5%। लेकिन मैंने अगर वो पैसा कहीं लगाया नहीं, अगर मैं 10% उससे कमाऊंगा नहीं, तो मैं इसको दूंगा कहां से? बस समझ रहे? ये सिस्टम मैंने आपको यहां बताया ना, कि अगर कोई बिजनेसमैन पैसा लेना ही बंद कर देगा, तो भैया सीधी सी बात है कि भैया वो पैसे लेगा नहीं तो ये इंटरेस्ट नहीं देगा, और ये इंटरेस्ट मिलेगा नहीं तो ये इसको नहीं चुका पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये चेन टूट चुकी है। तो बैंक फंस जाता है, ये बोलता है कि भाई अब मैं क्या करूं? तो बैंक बोलता है, फिर से दौड़ लगाता है कहां? आरबीआई। फिर से आ जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। आरबीआई बोलता है क्या हो गया, अब क्या नाटक कर दिया तूने, चैन से जीने देगा कि नहीं? तो बोलता है प्रभु एक और दिक्कत हो गई। बोले क्या? बोले मैंने जनता का पैसा ले लिया। बोले हाँ। उनको मुझे एफडी का पैसा इंटरेस्ट देना ही है। बोले हाँ। बोले लेकिन कोई मेरे से लोन ही नहीं ले रहा है, तो मैं कहां से दूंगा? तब आरबीआई क्या बोलता है, फंस गया ना तू, चल ठीक है। अब लेकिन आरबीआई के पास स्कोप होते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरी टर्म पे चल रहा होता है, तो बाकी वो देश और दूसरे लोग भी उनसे वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं वो लगा देगा, या देश के इंफ्रा में ही लगा देगा। तो आरबीआई क्या बोलता है, ला
मेरे को दे दे। तो बैंक अब क्या करता है, आरबीआई को दे देता है अपना पैसा। यहां उल्टा हो गया, अब क्या बोल रहा है कि भैया ये लो पैसा। तो ये अब आरबीआई क्या बोलती है कि लाओ पैसा दो। अब ये बैंक क्या बोलता है, ये तो बताओ कितने % इंटरेस्ट दोगे। तो आरबीआई बोलता है साले एक तो तेरी मदद कर रहा हूं और तू मेरे से पूछ रहा है, चल ठीक है मैं भी दिल बड़ा रखता हूं, तेरे वो इस पैसे पे कितना दे रहा है अभी। बोला भैया 500 करोड़ मैं दे रहा हूं। बोला ठीक है 500 करोड़ ने दिया और बोला मैं तेरे इस फंड पे तुझे 4.90% इंटरेस्ट दूंगा। आप समझना, बस उसने बहुत ज्यादा नहीं दिया वो। अब ये नहीं कि कंपनी के बराबर 10-15% दे देगी, काय को देगी भाई, नहीं तो फिर हर बार ये आरबीआई के पास ही नहीं आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो कम अगर ये कंपनियों को देते ये लोग तो 10-10% कमाते, लेकिन अब आरबीआई को दिया है तो लोग 5% भी कम मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली आरबीआई ने क्या कर लिया, तुमको सेव करने के लिए तुम्हारा पैसा रख लिया और तुमको क्या कर दिया, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। तो तुम बस एक मार्जिनल पे चले गए, जहां पर तुम थोड़ा सा ब्रेक इवन पे पहुंच जाओ, जहां पर तुम्हें नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे तुम। अब आगे बढ़ते भाई। ऐसा होने के बाद अगर मैं आपको बोलता हूं कि कभी ये दो चीजें आप लोग समझ गए हो, पहले ये बताओ अच्छे से क्लियर हो गया। अगर मैं तुमसे कभी भी बोलता हूं कि पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है, तो आप लोग ये बात समझ जाओ किसके लिए, जब आरबीआई बैंकों को देता है। अगर ये उल्टा बोलूंगा तो क्या हो जाएगा कि अगर ये वापस से तो क्या हो जाएगा। हाँ, ये आप लोग क्या करना है, ये उल्टा होने वाला है भाई। अब बैंक क्या करेगा, आरबीआई को लोन दे देगा। मतलब अब देगा क्या, वो आपको पूरा बता दिया कि उल्टा क्यों हुआ। अब आते मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बोलता है कि भैया कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बैंकों को एक एक दिन का लोन लेना पड़ता है। मतलब उनको 14 दिन की बात नहीं है, बस एक दिन की बात है। होता यह है, बैंकों के क्लाइंट होते हैं कभी कभी टाटा, अंबानी, अडानी, ये लोग। अच्छा एक बात बताओ, टाटा जब बैंक से लोन लेगा तो उसको कितना % देना होगा, 10% देना होगा। ठीक है, हो सकता है कि 10% 15% ऐसा ले, क्योंकि ये तो कंपनी है ना जब बैंक से लोगे। अगर बैंक को मान लीजिए अडानी जाकर या टाटा जाकर ऐसा बोलता है कि सर मुझे 1,000 करोड़ रुपए लोन चाहिए, मिल जाएगा क्या। बैंक, पता तुम्हें बैंक मैनेजर इतने होशियार, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मिल जाएगा। लेकिन एक सीएस को पता होगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि बैंकों में भी सीएस होता है। एक सीएस को पता होता है लिक्विडिटी कितनी बची है, कितना फंड है, कितना दे सकते हो, कितना नहीं दे सकते हो, उसको पता होता है, क्योंकि वो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है बॉस। लीगल टर्म पे बैंक कब तक कितना कर सकता है, क्या काम, इस कंपनी सेक्रेटरी को पता होता है। तो बैंक बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा 1,000 करोड़। अरे मिल जाएगा, कब चाहिए आपको। बोले 1 हफ्ते के अंदर अरेंज कर दीजिए। बोले अरे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उनके पास नहीं है फंड। बोले कब चुका देंगे, उन्हें पूछा भी तो बोला भैया बस 3-4 दिन में दे दूंगा। मेरे को 1,000 करोड़ दिया, होता है उनको, बड़ी कंपनी है भाई, 1,000 करोड़ अभी दे दो, 1 हफ्ते के अंदर वो चुका भी देगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके पास फंड नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं किनके पास, फिर से आरबीआई के पास वापस, प्रभु। अब आरबीआई बोलते हैं अब क्या हुआ। बोले यार मेरे को पैसे चाहिए। बोले कितना, 1,000 करोड़ चाहिए। बोला अच्छा एक दिन के लिए, तो परसेंटेज ज्यादा लगेगा बॉस। बोला चलेगा। वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे दूंगा। बोले चलेगा। तो ये 5.40 सबसे ज्यादा, बोला 5.40% पे तुमको दे रहा है। बोला अच्छा। बोला सिर्फ एक दिन के लिए लोन आरबीआई से तुम बैंक ने लिया। अब बैंक ने क्या कर दिया, फट से लोन किसको दे दिया, कंपनी को दिया। जैसे ही वो कंपनी को देता है तो भाई उसने कितने में लिया, 10%। अब तुमको लगेगा वो तो 1 हफ्ते में चुकाने वाला है, बात समझ आ रही है। तब तक बैंक क्या करने वाला है, अपने जितने सोर्सेस हैं, जो भी उनके बैंक और जितने भी उनके क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अब एक ही ब्रांच नहीं होती ना, आपने अगर एसबीआई से, तो एसबीआई की पूरे इंडिया में कितनी ब्रांच है, बात समझ आ रही है। तो वो सारे ब्रांच को ये बातें फंसा दे, पहुंचा देता है कि इतने % आप लोग अपना अपना फंड मुझे जल्दी दीजिए। वो लोग अपने अपने से जो उनका पहले से रिजर्व होता है वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो सारे ब्रांच का एक जगह आ जाता है। फिर क्या करती है एसबीआई, फट से क्या करती है, उसको दे देती है, किसको, आरबीआई को। उनका एक दिन का हिसाब किताब हो गया खत्म। और ये क्या करते हैं, अब यहां वेट करते। ये सिस्टम समझने में जो जनरल पब्लिक है वो समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम एक हाई लेवल पर जा रहे हो। तो तुम्हें बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई तुमको पता ना, क्या पहले करंट अफेयर आपको नहीं होगा। अच्छा इंटरव्यू में आपसे अगर उसने पूछ लिया ना कि बैंकिंग सिस्टम अंदर से कैसे चलता है, तो तुम गए। बात समझ, बड़ी बड़ी कंपनी क्योंकि सीएस का इंटरव्यू जब लेती है ना, तो वो ऐसे पूछती है बातें। ये बाहर की बातें तो सबको पता है, अंदर क्या हो रहा है वो बताओ, वो कैसे हो रहा है ये भी तुमको मैं बता रहा हूं। क्या क्लियर हुआ यहां तक, चलिए आगे बढ़ रहा हूं।
फिर उसके बाद बोलता है भैया ये तो हो गया, समझ आ गया, अब बैंक रेट, ये हम और तुम्हारी बात कर रहे हैं। अब हमारे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है या हम लोग जो लोन लेते हैं उनकी बात है। जनरल तौर पे जो आपको जो मिलता है वो सबसे महंगा होता है उनके लिए, क्योंकि हम इसे तो कमा रहे हैं वो। तो 5.40% जो बोल रहे हैं सबसे महंगा, तो यही भाई जब हम लोन लेते ना तो हमारा इससे ज्यादा ही होगा। तो हर बैंक, जो आरबीआई ने बोल दिया ना 5.40, इसका मतलब वो किसी बैंक की दम नहीं है कि अब वो 5.10 भी जाए। क्या ये बात समझ में रही है? एक स्टैंडर्ड तो दे देता है आरबीआई, जो बोलता है उसके नीचे कोई नहीं जा सकता, कोई ही नहीं जा सकता। प्राइवेट बैंक और तो आपको है कि आप ऊपर जा सकते हो एक लेवल तक, आपका है जितना मन चाहे, जिसको जितने में लेना ले लो, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि ये है पावर किसकी? आरबीआई की। आरबीआई ने जो रेट दिए, मतलब बैंक रेट, उसने बोल दिया 5.40। मतलब अब तुम जब बैंक लोन देगा ना किसी को, तो वो लोगों से 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, 15% ये तो कर सकता है, लेकिन 4% नहीं कर सकता। ये है, ये क्यों हुआ? अब इसके पीछे मेरे को एक और क्लास लग जाएगी, लेकिन मैं तुमको बस इतना समझाऊंगा अभी कि आरबीआई क्या करता है, ग्राउंड सेट कर देता है कि बैंकों में एक लेवल बना रहे, जो वो कोई भी एक दूसरे को देखकर, क्या आपको कम बोलेगा ना, आप तो ले लोगे, लेकिन वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है। दे किसका पैसा रहा है? जनता का। अल्टीमेटली सिस्टम क्या कर दोगे? यहां डिस्ट्रॉय कर दोगे। एक पूरा सिस्टम चल रहा है, बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम चल रहा है, तुम तो लालच के चक्कर में कम में ऑफर कर दोगे, लोग ले भी लेंगे, लेकिन जब भरने की बारी आएगी तो तुम कहां से दोगे? जनता आ गई पैसा लेने, तो क्या करोगे? दिवाली में हमारे यहां हर बार लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, नोट छापने पड़ते हैं। मैंने पहले भी बोला, डिजिटल कैश हमारे इंडिया का 70% है, सिर्फ 30% करेंसी छपी है, जो आप और हमारे बीच में क्या हो रही है? चल रही है। अगर आप सारे के सारे बोलोगे ना कि मैं जा रहा हूं बैंक पैसे निकालने, तो वो लोग बोलेंगे खत्म नोट। इतने तो आरबीआई ने भी प्रिंट नहीं किए थे, क्योंकि सबके तो मोबाइल में बस मैसेज थे ना, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है। बात समझ में आ गई ना? तो ये सिस्टम है बैंक के, इसको समझना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है। आगे बताता हूं एक और, कैश रिजर्व रेशियो, ऑनलाइन वाले भी चल रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, ये बैंकों को मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई के साथ। अब इसका क्या है कि 4% बोला, ये बोला कि क्या बोला ये समझना। बैंकों को ये बोला गया कि जब तुम बैंकिंग बिजनेस करोगे तो तुम क्या करते हो? जनता का पैसा दे देते हो, तो तुम बैंक चलाओ, इसके लिए मैं तुम्हें परमिशन दूं, तो तुम अपना 4% जो टोटल फंड है वो मुझे दो। 4% टोटल फंड, ये जो 4% है आपका जरूरी इनके पास, इसलिए कि एक तरीके से कुछ लोग इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि बैंक अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो ये 4% इनके पास है, ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। एक तरीका होता है कि भाई आरबीआई को कहते हैं कि आरबीआई के पास भी फंड आने का तरीका क्या है, वो सारे बैंकों से 4% जब लेता है तभी तो किसी गिरते हुए बैंक की हेल्प कर पाता है। वरना जो आप ये पढ़ रहे हो कि पॉलिसी रेपो रेट एंड ऑन, ये सब जो चल रहा है, इसमें जो वो पैसे दे रहा है आरबीआई, क्या वो नोट छाप के दे रहा है? अगर वो नोट छाप के देगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? करेंसी ज्यादा प्रिंट हो गई, इसलिए वो क्या करता है, तुम सारे बैंकों से 4-4% रख लेता है। अब देखता है कि किसका बैंक गिर रहा है, बोला अरे यार इसका बैंक गिर रहा है, बोला हाँ चल अब ये ले, मैंने तेरे को फंड दिया, अब मेरे को भी इंटरेस्ट दे, तो तुमने, मैंने लिया भी, वापस से ये फंड रखा हो, 4-4% मैंने सारे बैंकों से ले लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसी को मेंटेन करना पड़ता है इनको। कई बार क्या होता है, आप 4% अगर आपने आरबीआई के साथ मेंटेन नहीं किया ना, तो बैंकों के साथ पेनल्टी लगने लगती है, और गजब की पेनल्टी लगती है। 10-10%, 12-12% अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे आपको पेनल्टी लगती है। तो आरबीआई को ये सीआरआर मेंटेन कराने के लिए बैंक कभी कभी आपस में भी लोन ले लेता है। मतलब एक्सिस बैंक जल्दी से फोन लगाता है, भैया हाँ हेलो कोटक महिंद्रा बैंक, जल्दी से मुझे 200 करोड़ भेज दे। बोला क्यों? अभी मेरा सीआरआर कम हो रहा है। बोला क्या बात कर रहा है? बोलता अच्छा अभी भेजता हूँ। तो वो फट से यहां से लाके उसको पहुंचाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये लोग आपस में खेल रहे हैं। आरबीआई को सब पता होता है, लेकिन वो शांत बैठा रहता है, देखता रहता है कि कब तक चल रही है, और जो जैसा लगा कि भाई ये पानी से ऊपर जा रहा है उसको पकड़ लेंगे। जैसे ऐसा यस बैंक के साथ हुआ, उसने क्या किया, बहुत सारा लोन बांट दिया और लोन डिफॉल्ट भी हो गए, कुछ लोग उसको पे ही नहीं कर रहे थे, जनता गई अपना पैसा लेने, उसने बोला कि अभी नहीं दे पाएंगे कल दे देंगे। बात मार्केट में फैल गई कि भाई ये पैसा नहीं दे रहे हैं, और बैंक भाई पैसा निकालने जाकर इंसान अपना पैसा, अपना मेरा खुद का पैसा क्यों नहीं देगा यार इंसान। मार्केट में फैली, शेयर मार्केट इसका धड़ 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 धड़, यस बैंक नीचे। आरबीआई बोला अरे खतरनाक काम हो गया, उसने क्या किया, फट से क्या बोला एसबीआई को, जल्दी इसको टेक ओवर कर, जल्दी पकड़ इसको। बोला क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है। मार्केट में दूसरी न्यूज आई कि हाँ अब एसबीआई टेक ओवर कर रहा है, तो वापस से शेयर क्या हो गया, डी 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 डी। बात समझ आ रही है? और जब उसके बाद फंड कम हो गया, जनता का पैसा नहीं, तो एसबीआई ने अपने फंड से इसको क्या कर दिया,
ऊपर कर दिया। तो एसबीआई अपना पैसा लगा रहा है, अपना कंट्रोल लगा रहा है, अब उसको अपने कंट्रोल पे लेके आ गया, क्योंकि जनता का बुरा ना हो जाए ना भाई, जनता का पैसा लिया हुआ है, नहीं तो जनता ही बोलेगी। एसबीआई को तो फायदा नहीं है, आरबीआई से उसको बोला गया कि भाई आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि नहीं तो जनता विरोध कर देगी, बोलेगी भैया आपका बैंकिंग सिस्टम क्या फेल चल रहा है। आरबीआई क्या कर रहा था, नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी थी, आरबीआई की। इस वजह से गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल में लाना पड़ा। गवर्नमेंट वैसे तो खुद ही वो है, उसके पास उसका जो फंड है अपना खुद का होता है, वो सारे टैक्सेस एंड ऑल से उसको पैसा तो मिलता ही, उसका टैक्सेस से आता है ना, सारे इंटरेस्ट एंड ऑल उसमें उसका कट रहता ही है, आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई तो एक मेन बॉडी है ना, तो वो तो पूरा कंट्रोल करके चला रही है। मेन उसका रूल्स को समझना कैसे कैसे करा रही। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अब एक और लास्ट बच गया, इसको और खत्म करते। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जिसको हम एसएलआर के नाम से जानते हैं, जो 18.5% 25% बोल रहा है, ये बैंक लिक्विडिटी रेशियो है। मैंने आपको बताया था ना कि बैंक को कुछ लिक्विड अपने पास ही रखना होगा, सारा पैसा वो लोन में नहीं बांट सकती, तो वो कितना बोला तो परसेंट बता दिया, वही एसएलआर है। ठीक है ना, कि भैया ये बोल रहे हैं कि इतना तो आपको लिक्विड रेशियो रखना ही होगा 18.25। बात समझ में आ रही है कि भाई अगर तुम बैंक हो और तुम्हारे पास लोगों ने आके पैसा जमा किया, तो तुम कितना भी लोन बांट दो, लेकिन तुम्हारे टोटल फंड का अगर तुम्हारे पास 18.25% नहीं है, तो तुम्हारे बैंक को वो लोग क्या कर देंगे, या तो पेनल्टी लगा देंगे, या डीलिस्ट कर देंगे, या गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल कर देगी, फिर तुम गए। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है। ये सारी चीजें लिखो बेटा, क्योंकि अगर आपने ये लिखा नहीं ना तो आपको याद नहीं रहेगी। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, रेट मत लिखना, रेट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, रेट आपको अलग दिया है अभी, जो उसमें अलग है। बस आप ये लिखो कि भैया ये पॉलिसी रेपो रेट कौन किसको देता है, क्या देता है ना। मतलब ये तो उनके बस इंटरनल वो रहते हैं, बताते हैं वो लोग भी इसके बारे में, लेकिन वो उनका क्या है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर वो रेपो रेट जब बताते हैं तो वो इससे बहुत कुछ रिलेट करता है। जब भी रेपो रेट चेंज होता है, आप देखना स्टॉक मार्केट में भी चेंज आते हैं। अभी हमने रिसेंट अभी 12th की क्लास में हमने ये क्या किया था, बच्चों को ये बताया था, जब रेपो रेट चेंज हुआ ना, तो हमने बताया था, अभिषेक सर ने भी बताया कि देखो आज रेपो रेट चेंज हुआ है, कल देखना मार्केट गिरेगा। अब कुछ लोग, अब जो आप लोग क्या समझते हो कि शेयर मार्केट कैसे बढ़ गया, कैसे गिर गया, क्या हुआ, उसके पीछे कोई रीजन होता है। दूसरे दिन यही हुआ, बच्चों ने आकर खुद बोला फिर कि सर आपने जैसा बोला था वैसे ही हुआ। तो मैंने कहा इसको समझना पड़ेगा तुमको, ये क्या चीज है, कैसे ये हुआ। इस हाँ, इसमें भी पूरी एक क्लास लग सकती है। इसमें बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे आपको देखना पड़ता है, पहले रुपीस की वैल्यू क्या चल रही है, इवन आपके गोल्ड वगैरह का कुछ इसमें आपको रेशियो रखना होता है। उसके बाद आप करेंसी छापते हो, और करेंसी जितनी छाप रहे हो वो भी आपको मतलब देखना पड़ेगा कि आपकी मतलब जीडीपी एंड ऑल सारी चीजों को देखते हुए कि क्या आप जहाँ सकते हो। अगर आपने ज्यादा छाप दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी, महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, तो वो, और कम छापा तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत मेंटेन। प्रिंट ऐसा नहीं है कि प्रिंट नहीं होते, प्रिंट तो होते रहते हैं। पुरानी करेंसी जो खराब हो जाती है उनको डिस्पोज किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, उन्हें अलग अलग किया जाता है, और फिर नई करेंसी बन के आती है। हम्म। नहीं, उस समय पे पहले सिर्फ और सिर्फ पुराने नोट जब जा रहे थे, और उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से ही नए नोट आ रहे थे बस, और बस उनका ये काम था कि नए नोट आ जाए मार्केट में और पुराने नोट जो है वो खत्म हो जाए। अगर इन्फ्लेशन पड़ा, क्योंकि पैसे रुके थोड़े टाइम के लिए, सबके पास तुरंत अवेलेबल नहीं हुआ पैसा, इसलिए दिक्कत हुई। और दूसरा कि जो ये इसके पीछे रीजन है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये था कि भाई करप्शन करने वाले लोगों ने अपने पास पैसा रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। और जब भी इंसान पैसा दबा के रखता है तो क्या होता है, पैसा मूव करना बंद कर देता है। इकोनॉमिक आपको यही सिखाता है कि मोबिलाइजेशन कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भैया आप क्या करते हो, फंड ले जाते हो, कुछ खरीदते हो तो किसी को दिया, अब जब दिया तो तुम, उसने कमाया, उसने टैक्स भरा, उसने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको दिया, उससे कमाया, उसको टैक्स देना पड़ा, उसने फिर क्या करते, आप नीचे से पूरा चेन होता, वो भी अगर आप देखो तो टैक्स जा रहा है हर जगह। जब पैसा घूम रहा होता है तो टैक्स जाते जा रहा है, पैसा घूमता जा रहा है। लेकिन जो करप्शन करते हैं वो अपना पैसा शो नहीं करते, वो अपना कैश लेकर अपने घर में बिस्तरों में दबा दबा के रख देते। अब वो उसमें ना टैक्स जा रहा है ना जनता के यूज का है,
अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, तो गिरती है। बात समझ आ रही है? तो उस नोट को ही खराब कर देना जो तुमने जमा करके रखा है, इसलिए तो लोगों ने बोरियां बोरियां फेंक दी नोट के नोट, क्योंकि कोई यूज ही नहीं हुआ। और क्या करें, बैंक में जमा करेंगे तो बैंक पूछेगा कहां से आया, और बैंक में गया तो भाई आरबीआई देखेगा, आरबीआई गया टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ेगा, नौकरी चली जाएगी। समझ रहे हो? अल्टीमेटली उनके पास रास्ता क्या बचा, है ना? तो ऐसा होता है। तो ये आप लोग क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोग ने बच्चों, है ना? अब मैं आप लोगों को कुछ ये बता दूं जो आपके लिए अभी जरूरी है ना। तो अगर वो ये बोलते हैं कि भैया आप हमें बताइए अभी क्या है, मतलब जो रेपो रेट चल रहा है वो क्या बोलेगा, तो आपको ये याद रखना है कि 0.5% यहां पर इन्होंने इंक्रीज किया है, और ये 4.90 आज की डेट में सही आंसर है। ठीक है, जो रेट है मैंने आप लोगों को जो बताया वो सिर्फ ये बताया कि रेट मत लिखना, रेट इंपॉर्टेंट ये है कि जब अभी जो चल रहा है करंट अफेयर में याद रखिएगा, जो नोट्स में है वो भी नहीं है, आपको जो अभी चल रहा है वो याद रखना है। ठीक है, 4.90 अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो आप यही लिखोगे। ठीक है, अगर अब आप लोगों के पास नोट्स आ गए तो अब कुछ नाम भी है। गवर्नर कौन है, अब अपन याद रखें कि ये लिस्ट कैसी है, डिप्टी गवर्नर्स कौन है। अब ये नाम ना धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, मिनिस्टर्स के नाम आएंगे, स्पोर्ट्स के पर्सन के, अवार्ड किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला, ये जितना आपको रीड कर लेना बस दो दो एक दो बार, ताकि याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते। मतलब इतने नाम आने वाले हैं अभी, अभी आपको लिस्ट दूंगा एक जिसमें आपके भयंकर, आपके कोर्स में नाम देखोगे तो भाई एक मैं अलग से लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो जितने भी अभी आपने जितने मतलब जो नाम नाम जैसी चीजें होती है ना, वो बेटा याद नहीं रहती है, बहुत सारी होंगी, क्योंकि पूरे मिनिस्टर्स के नाम की पूरी लिस्ट होती है। ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है 2021 में, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग इसको लिखना नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि हम बेसिक क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं करंट अफेयर में, वो सारी चीजें बता रहा हूँ। मेन आपका जो होता है वो इंटरनेशनल अफेयर होता है, ठीक है, उसमें आप होते हो। फाइनेंस अफेयर होता है जिसमें आपका ज्यादा कमांड होना चाहिए। लीगल अफेयर होता है कि क्या नई चीजें नए कानून है वो। पॉलिटिकल अफेयर भी होता है कि भैया वहां का सीएम कौन है क्या है ये। और स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। ये आप लोग को लिस्ट दिख रहे हैं, हॉकी एंड टेनिस और इन सब में कौन कौन है, कौन कौन से स्पोर्टमैन क्या क्या अभी अवार्ड मिले हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें इस तरीके से आपको और भी चीजें दिखाई जा रही हैं। अगर आपके पास बुक आ गई होंगी तो ठीक है, नहीं तो वरना आप जब फीस वगैरह जमा कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है गोल्ड सिल्वर किसको क्या मिला है, ये आपको पता चलेगा। ये सब याद बता तो रहा हूं कि ये करंट अफेयर है, ये इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं जिसका कोई मतलब छोर नहीं है, पता नहीं कहां पर क्या पूछे। कॉमनवेल्थ गेम, बिल्कुल कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहली बता। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो अभी आपको मॉड्यूल मिल रहा है आपका सीएस का, उसको पढ़ना है। इवन इसके साथ जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप वो देखो, क्योंकि क्वेश्चन ये लोग अगर आपको जो क्वेश्चन भी दे रहे हैं वो बहुत कम है, करंट अफेयर के यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कम है। ठीक है, इसमें पद्मश्री पद्म भूषण किसको मिला हुआ है, इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को बताऊं क्या करो। करंट अफेयर का सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, अभी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चालू रखो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है ना? ये हमेशा डेली का रूटीन रखो। दूसरा, जो मैं आप लोग को अभी नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स से वो नोट्स में मैं आपको सारा वो कुछ कवर कर लूंगा जितनी चीजें अभी आपके इंस्टीट्यूट आपको देता है। ठीक है, प्लस मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर में अभी जो चल रहे हैं, रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पूरा का पूरा डेटा है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके अलग 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 जगह से आपको लाके अवेलेबल करता हूँ। तो वो सारी चीजें मैं आपको सॉफ्ट में भेजता हूँ, आपके ऐप में, आपके व्हाट्सएप पे ये आता रहेगा। आपको जनरल उसको सिर्फ जाकर घर पे क्या करना है, उसको यूज कर देखना है, पेपर ये है, अब उसको देखो, क्वेश्चन देखो, आप गूगल करो, आंसर निकालो और उसको लाकर टिक करो। ऐसा करने से बस आपको याद रहेगा। और याद रखिएगा जितने क्वेश्चन मैं देता हूं मैं उन्हीं क्वेश्चन में से टेस्ट लेता हूं, तो आपने वो किया या नहीं किया ये वो टेस्ट में पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं तो मैं अगर आपको फिर कोई टेस्ट देता हूं जिसमें 50 क्वेश्चन हुए तो उन्हीं 100 क्वेश्चन में से होंगे। बात समझ रही है? अगर ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे क्लास होती जाएगी और बढ़ता जाएगा। मैं आपको 500 क्वेश्चन दूंगा, अब 100 क्वेश्चन टेस्ट लूंगा, उन 500 में से ही आएंगे। और बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि भैया उसी में से आएगा, मैं उसी में से दे रहा हूँ। अगर आप इतनी मेहनत कर ली ना आपने तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। और उसकी टेंशन मत लो, सबको निकलवाया तुमको भी निकलवाएंगे, ठीक है। और कुछ ऑनलाइन वालों अभी कोई डाउट प्लीज चैट में लिखना। हाँ बच्चों ऑनलाइन वाले अगर कोई डाउट है अभी तक में। आप लोग आरबीआई के बारे में बता दिया, आज अपन ने रेपो रेट एंड ऑल सारी चीजें इसके बारे में समझ लिया। एक बार उसको ध्यान से देख लेना क्योंकि हम भूल जाएंगे कब कौन किसको देता है, ठीक है ना। तो हर चीज के बारे में क्लियर करना, ठीक है निशिका, ऋषि क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही करता हूं बेटा, क्लास एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आगे बढ़ेंगे।